हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होगी हमारी, ये डिफिकल्टी वर्ड्स की होगी। वो डिफिकल्टी वर्ड्स जो हमारे सीडीपी में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके लिए उसे पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। 7 से 8 दिन या 1 वीक आपकी क्लासेस आप थी, हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। बट आज से और आपके एग्जाम तक हम इसी चैनल पे बने रहेंगे सीडीपी और ईबीएस की क्लासेस के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये डिफिकल्टी वर्ड्स क्या हैं, इनके मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। इनका मतलब ही हमें नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, और हमारे 1 नंबर इजिली चले जाते हैं। तो आज हम इन सभी वर्ड्स के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। पहले हम जानेंगे समानता के बारे में। समानता क्या होती है? तो समानता शब्द से ही आपको पता चल जाता होगा कि समान अवसर, संसाधन, उपकरण उपलब्ध कराना। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे समानता वर्ड के बारे में, समानता शब्द के बारे में। समानता मतलब होता है इक्वलिटी, समान। शब्द को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता होगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब समान, समान संसाधन देना बच्चों को, समान अवसर देना, संसाधन, समान अवसर उपलब्ध कराना, उपकरण देना, ये क्या है? समानता है। मतलब आप किसी भी क्लास में गए, उसमें सभी बच्चों को एक जैसे संसाधन उपकरण उपलब्ध कराना, एक जैसा अवसर देना पढ़ने के लिए, एक जैसे उपकरण उपलब्ध कराना। ये क्या होती है? समानता होती है, इक्वलिटी होती है। बट ये सही नहीं है, इससे सही एक शब्द होता है समता। क्या होता है? समता। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्विटी होती है। क्या होती है? इक्विटी। समानता से अधिक बेहतर क्या होता है? समता होता है। समता मतलब होता है कि आप किसी भी बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसे अवसर, संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराएं। समानता, संसाधन, अवसर, उपकरण जो होंगे सबको एक समान दिए जाएंगे, और जो समता होती है वो आपकी क्षमता के अनुसार होती है। समझ लीजिए आपकी क्लास में बेंचेज आपने लगवाया एक सीरियल से, बट कुछ बच्चे छोटे हैं और कुछ बच्चे बड़े हैं। तो यहाँ आपने क्या किया? सबको एक साथ एक लाइन में बैठा दिया। यहाँ लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को आगे बैठाते हैं और बड़े बच्चों को पीछे बैठाते हैं, ताकि आगे वाले बच्चे को भी समझ में आए और उसे भी दिखाई दे, और जो पीछे वाले रहे वो उन्हें भी दिखाई दे। और समानता में क्या है? सबको एक सीरियल से बैठाएंगे कि जो लेट आया वो पीछे बैठेगा, जो फर्स्ट आया वो आगे बैठेगा। तो इससे बेटर क्या होता है? समानता होती है, इक्विटी होती है। रही बात फिर दूसरे वर्ड की, सहानुभूति। सहानुभूति क्या होती है? सिंपैथी होती है। क्या? सिंपैथी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं सिंपैथी। समझ लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा आया, कोई स्टूडेंट आया, उसे देखने की प्रॉब्लम है या उसे दूर से कुछ मतलब कम दिखाई देता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो इस बच्चे को कम दिखाई देता है। ऐसा बोल के आपने उसे इग्नोर कर दिया। मतलब उसके प्रति सिंपैथी तो दिखाई कि हाँ उसे दिखाई कम देता है, बट रिसोर्सेस नहीं दिया। वही एक शब्द और होता है, ये हम हटा देते हैं, समानुभूति। कौन सा वर्ड होता है? समानुभूति। समानुभूति को इंग्लिश में कहते हैं इम्पैथी। इम्पैथी। समानुभूति जो होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब आप किसी की जगह पे खुद के खड़े होके देखना। सहानुभूति मतलब आपके प्रति, मतलब आपको कोई कष्ट है या किसी बात का खेद है तो हाँ है, मतलब एक
सिंपैथी जैसा ही दिखाएंगे। और जो समानुभूत होता है वो खुद को उसकी जगह पे खड़े होकर के देखना। जैसे आपको दूर से दिखाई नहीं देता ब्लैक बोर्ड पे, तो आप एक बार खुद इमेज करिएगा कि मतलब मैं अगर वहां खड़ी रहूं तो मैं कैसे उस चीज को फेस कर पाऊंगी, ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड्स को कैसे पढ़ पाऊंगी। ये क्या होती है? समानुभूत होती है। कभी भी आपको किसी के प्रति रखनी चाहिए तो समानुभूत रखनी चाहिए, इम्पैथी रखनी चाहिए, ना कि सिंपैथी। सिंपैथी मतलब एक अफसोस जाहिर करके लोग हट जाते हैं, और समानुभूत मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, दूसरे के शूज में खुद का पैर डाल के देखना, उसी तरह से। फिर एक वर्ड है संदर्भित। संदर्भित मतलब होता है जोड़कर। क्या होता है? जोड़कर। एक टीचर को कभी भी कुछ भी अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो चीजें उसके इन्वायरमेंट से जुड़ी होनी चाहिए। आप किसी भी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों या इन्वायरमेंट के बारे में कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो वो बच्चे के संदर्भ में हो, तभी उस चीज के बारे में आप उसे पढ़ाएं। और दूसरा एक वर्ड होता है असंदर्भित। क्या होता है? असंदर्भित। असंदर्भित मतलब होता है कि जो आपके संदर्भ में, आपके परिवेश में ना हो। मतलब आप जो चीजें बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के संदर्भ में नहीं है, मतलब उनसे हटके है, तो उचित वर्ड जो होता है वो संदर्भित होता है, न कि असंदर्भित। फिर लिखा है परासंज्ञान। ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। परासंज्ञान जो होता है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन। मेटा मतलब होता है परा, और कॉग्निशन मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान मतलब क्या है? संज्ञान से भी परे, सोच से भी परे, वही क्या होता है? परासंज्ञान होता है। या यूं समझ लीजिए, सोच के बारे में भी सोचना। सोच के बारे में सोचना। फिर है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आपके जो सीटेट का एग्जाम होता है टोटली इसी पे बेस होता है। जो पूरी शिक्षण व्यवस्था होती है वो आजकल क्रिटिकल थिंकिंग पे ही आधारित होती है, इसी पे ही टिकी हुई है। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है बच्चों में, वो कैसे जानेंगे आप कि कौन सा बच्चे, किस बच्चे में मतलब कितना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप है। जैसे हमने आपको बताया या आपने किसी और को बताया कि आप 1 2 3 4 करके किसी भी यूट्यूब चैनल के टीचर के बारे में बता दिया कि आप उनकी 4 क्लासेस जाके देख लीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा या आपके सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। यदि एक अच्छा बच्चा है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा है, तो आपकी कही हुई बातों को नहीं सुनेगा, वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकालेगा, वहां से क्वेश्चन को टैली करेगा और आपके उस पढ़ाए हुए टॉपिक को टैली करके फिर वो बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब जहां पे बच्चा आपकी बातों को तो सुने बट अपनी थिंकिंग का यूज करे, अपने नॉलेज का यूज करे, वही क्या कहलाती है? क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है, समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आई थिंक आपको इन वर्ड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर है मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्ट्रोमिंग। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, टीचिंग से रिलेटेड नहीं, घर परिवार से भी रिलेटेड, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में ही उथल पुथल शुरू होती है, आपके मस्तिष्क से ही सारी चीजें चलनी शुरू होती हैं। तो वही क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, मतलब दिमाग से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। फिर लिखा है गतिशील, डायनेमिक। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये क्या होता है? डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, परिवर्तनीय होता है। जैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब क्या होते हैं? ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। फिर है मानकीकृत परीक्षण कहिए या स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहिए या स्टैंडर्डाइज पेपर कहिए। ये क्या होता है? इसमें जैसे आपको 150 में से
90 नंबर लाने हैं। तो ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो वहीं आप यदि SC है, OBC, तो आपके मार्क्स अलग होंगे, 82 होंगे। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मानक फिक्स होता है कि आपको इतने नंबर लाने हैं। ये सही नहीं होता है। इसकी जगह पे क्या होनी चाहिए, लचीली पाठचर्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल एजुकेशन होना चाहिए। वही बातें हम करते हैं संवेदनशील की, सेंसिटिव की। तो लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत सेंसिटिव है या उनकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, बट हमारे सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल ही अलग उस चीजों के बारे में दिया है। यहाँ दिया है कि आपको संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। किनके प्रति, जो बच्चे IQ लेवल जिनका कम हो, जो बच्चे पिछड़ी जाति के हों, जो बच्चे जनजाति समुदाय के हों, जो बच्चे डिसेबल हों, विकलांग हों, आपको क्या होना चाहिए, उनके प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। लोग बात करते हैं ना तरह तरह की, उनकी स्किन सेंसिटिव है या वो बहुत सेंसिटिव है, बट हमारे टीचिंग के एग्जाम में एकदम अपोजिट दे दिया है इन सारी चीजों के बारे में। फिर है महारत अभिमुखी। ये वर्ड्स जब आप सुनेंगे, अपने एग्जाम में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था। बट महारत अभिमुखी का इंग्लिश जो होता है उसी से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। मास्टरी ओरिएंटेड मतलब आप कुछ भी पढ़ें, ऐसा ना हो कि आपको CDP में 30 मार्क्स चाहिए तो आप बस 30 मार्क्स के लिए ही CDP उतना ही पढ़ें। आप जो चीज पढ़ें उसको इतना बेहतर, इतने अच्छे से पढ़ें कि आप अदर एग्जाम देने जाएं तो भी आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। यही लिखा है यहाँ पे कि मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब आप यदि सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि हमें 90 नंबर चाहिए। आप इतने अच्छे से एग्जाम क्लियर करें कि आपको इस एग्जाम को देने के बाद यदि किसी को पढ़ाना रहे तो भी आप पढ़ा ले जाए। फिर है त्वरण कहिए या गति संवर्धन कहिए या वेग कहिए, एक्सीलरेशन कहिए। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो एक्सीलेटर देते हैं, उसी तरह से यदि एक अध्यापक को पता चल जाता है कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी स्पीड कैसी है, तो उसी तरह, उसी वेग, उसी त्वरण से पढ़ाते हैं। फिर है कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता होती है मतलब किसी समस्या को एक ही तरीके से सॉल्व करना। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको एक ही तरह से सॉल्व करना, मतलब आप स्थिर जैसे हो गए हैं। आपको सोचना चाहिए कि यदि हम किसी सब्जेक्ट में फेल हुए तो क्यों हुए, कैसे हुए, उसका रीजन जानना चाहिए। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो लेओ वाइगोस्की और पियाजे द्वारा दिए गए हैं, जो हमारे CDP में पूछ लिए जाते हैं और जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं रहता और 1 नंबर हमारे इजिली चले जाते हैं। अभी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर है कठोर, रिजिड के बारे में जानेंगे। कभी भी बच्चों की जो शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बच्चों को दे दिया जाता है, एक मानक दे दिया जाता है कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे जो भी हो, मतलब कि इतने नंबर आपको इतने में से ले आने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। बच्चों का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप करना चाहिए। ये जो होता है ये एक निगेटिव वर्ड होता है। जिस भी क्वेश्चन में ऐसे शब्द आपको दिखे वो आपको वहां निगेटिव वर्ड ढूंढने चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स की भी एक वीडियो हम जल्द से जल्द ही अपलोड कर देंगे अपने इसी चैनल पे, बट आप उसे देखिएगा जरूर। फिर है स्वालीनता, ऑटिज्म। ये क्या है, एक डिसेबिलिटी होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करता है, मतलब जो पढ़ा है उसी टॉपिक को बार बार क्या करता है, रिवाइज करता है। फिर संज्ञान या संवेग है। संज्ञान और संवेग को जहां तक एक ही माना जाता है, बट एक जेजोंग नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि संज्ञान और संवेग जो होते हैं ये दोनों अलग हैं और दोनों दो चीजें हैं। इसको हमने बस इस राइटर की वजह से लिख दिया क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर है वेधन और अभ्यास, ड्रिल या अभ्यास।
विधन और जो अभ्यास विधि होती है, इसका मतलब होता है कि मतलब आप बच्चों को कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक से आप बार बार क्वेश्चन बच्चों से कर रहे हैं, उसी टॉपिक का टेस्ट ले रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में रोट लर्निंग जो होती है वो विकसित हो जाती है। और रोट लर्निंग जो होती है ये सही नहीं है, ये एक निगेटिव वर्ड होता है। फिर है इनर स्पीच, वाक स्पीच। या ये जो दिया है इनर स्पीच, ये लेओ वाइगोस्की ने दिया है। बट अगर डायरेक्ट पूछ लेता है इनर स्पीच क्या है, तो हम वहीं अटक जाते हैं। इनर स्पीच मतलब होता है अपने अंदर ही अंदर सोचना। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल के पहले आप कॉपी खोल के ऐसे पलटी करते हैं, हाँ ये टॉपिक वो टॉपिक, मन मन में ही बोलते रहते हैं। जो तुम खुद से बातें करते हैं वही इनर स्पीच कहलाती है। वैसे तो लेओ वाइगोस्की ने 3 तरह की स्पीच के बारे में, 3 तरह की वाक के बारे में बताया था। एक इन्होंने इनर स्पीच दिया था, दूसरा प्राइवेट स्पीच और एक सोशल स्पीच। फिर एक वर्ड की यूज किया था इन्होंने, पार्ट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है, ढाल कहा जाता है, मचान भी कहा जाता है। इस एक वर्ड के कई सारे नाम हैं। इसका मतलब होता है हेल्प करना बच्चे की। जैसे कोई बच्चा है, यदि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन, तो उसे बीच में यदि अटकता है तो आप बीच में उसे थोड़े से हिंट जो देते हैं वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है, वही पार्ट, वही मचान, वही ढांचा कहलाता है। तो आई थिंक आपको ये डिफिकल्टी वर्ड जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि इसके बाद हम आपको एक एक करके सीडीपी और ईवीएस की क्लासेस अपलोड करते रहेंगे। बट आपको चैनल पे बने रहेंगे तब। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक